नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। आइए देखते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया चल रहा है और क्या बातें आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया के बारे में जाननी चाहिए अभी फिलहाल। सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है iOS 17 की तरफ से कि अब मैंने आपको बताया था कि ये XS से लेके आगे के जितने भी मॉडल्स हैं आईफोन के उन सबको सपोर्ट करेगा। इसमें कुछ ऐसा ब्रेथ टेकिंग या ऐसा कुछ ग्लास ब्रेकिंग, आइस ब्रेकिंग तो नहीं मिलेगा फीचर देखने को। कुछ चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़, साइड लोडिंग मिल सकती है। दैट मीन्स आप सिर्फ लिमिटेड नहीं रहेंगे एप्पल के ऐप स्टोर पर, आप दूसरे ऐप स्टोर भी डालकर उससे ऐप्स डाल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ तभी डेवलप हुई है जब यूरोपियन यूनियन ने बहुत फोर्स किया एप्पल को, और उसी की वजह से तो शायद आईफोन जो टाइप सी के साथ आए और साइड लोडिंग के साथ आए। अब ये जो वर्जन है पूरी दुनिया में लॉन्च होगा या सिर्फ यूरोप के कंट्रीज में होगा ये कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, एप्पल ऐसे बदलाव कर सकता है। दूसरा बदलाव iOS 17 में ये देखने को मिलेगा कि जितने भी वेब ब्राउजर अभी आईफोन में चलते हैं ना, वो सब सफारी की वेब किट को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उन ब्राउजर्स में ज्यादा फीचर देखने को नहीं मिलते ऑन आईफोन। ये सारे ब्राउजर आईफोन पर लगभग सेम दिखते हैं, लेकिन अब ये चीज चेंज होने वाली है। शायद ये कंपलसरी नहीं होगा कि सफारी की वेब किट इस्तेमाल की जाए, कोई भी यूज हो सकती है। तो इसका मतलब अलग अलग ब्राउजर अलग अलग दिखेंगे आईफोन में और अलग अलग तरीके से काम करेंगे, अलग अलग फीचर्स और फंक्शनैलिटी देंगे जो करंटली अभी आईफोन के ब्राउजर्स में, चाहे वो कोई भी हो, अगर आईफोन में डल रहा है तो वो फंक्शनैलिटी उसमें नहीं देखने को मिलती, आगे देखने को मिल सकती है। अगला सपोर्ट जो देखने को मिलेगा वो उनके मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट्स में देखने को मिलेगा। आपको मालूम होगा कि आईफोन है, जो एप्पल के और बाकी डिवाइसेस हैं, उनमें आपस में जो कनेक्टिविटी होती है, सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो इसीलिए अब ये मिक्स्ड रियलिटी लेकर आए हैं, तो ऑब्वियसली अपने डिवाइसेस में उसका सपोर्ट तो डालेंगे ही। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी iOS 17 में। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, 5G को अनाउंस हुए मेरे हिसाब से 5-6 महीने हुए होंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था, अक्टूबर के आसपास किया था। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आप देख सकते हो 6 महीने के आसपास हुए हैं। और उन्होंने अब 6G के टेस्ट बेड को भी लॉन्च कर दिया है। मतलब अभी 5G बहुत सारी सिटीज में टेक्निकली आया नहीं है, 5G नहीं आया, और 6G का जो टेस्ट बेड है वो आ चुका है। टेस्ट बेड मतलब अब परमिशन मिल चुकी है कि भारत में जो भी कंपनियां हैं जो 6G प्रोवाइड कर सकती हैं वो अपनी टेस्टिंग कर सकती है कि यहाँ पर कैसा चलेगा, या उसकी चीज़ों को लेकर डेवलप कर सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और 100 से ज़्यादा 5G लैब्स उन्होंने बनाने का ऐसे प्रस्ताव रखा है, वो सब चीज़ की है। तो भारत में हो सकता है कि जब तक 5G सबके घरों तक पहुंचे, 6G पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका होगा। 6G टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट होने वाली है, 5G बहुत फास्ट है, तो आप 6G का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। पर यार, काम चलना और एक्चुअल सर्विस लॉन्च होने में बहुत फर्क होता है। तो इस चीज को भी आप समझ लें। 5G के बारे में हम कब से सुनते हुए आ रहे हैं, और अब आके 5G थोड़ा देखने को मिला है कुछ सिटीज में। मेरी सिटी में तो अभी भी नहीं आया है। तो 6G आएगा भारत में, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। अब अभी एक बहुत ही अजीब बिल पास हुआ है फ्रांस में, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों की फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकते। ये बड़ी अजीब चीज है। उनका ये मानना है कि बच्चे के भी एक प्राइवेसी के राइट्स होते हैं, और क्योंकि बच्चा छोटा बोल नहीं सकता, तो वो आपको परमिशन नहीं दे सकता कि उसकी फोटो अपलोड की जानी चाहिए या नहीं। कई बार उसकी फोटो जो आप अपलोड कर देते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए ये कानून बना है कि अगर माँ शेयर करेगी तो माँ बाप दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, और बाप शेयर करेगा तो फिर भी पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। कुछ फाइन और उनके सोशल मीडिया ब्लॉक और सजा का भी प्रावधान उन्होंने निकाला है। तो ये तब तक नहीं पोस्ट कर सकते जब तक वो यंगस्टर नहीं बन जाता, जवान नहीं हो जाता। उसके बाद उसकी परमिशन लेके उसके बचपन के फोटो अपलोड किए जा सकते हैं। आपका क्या मानना है इस बारे में? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या पेरेंट्स को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों के फोटोज पोस्ट कर सकें, या बच्चों के बड़े होने का इंतजार करना चाहिए और तब उनसे पूछ के उनके फोटो अपलोड करनी चाहिए? फ्रांस में भाई ऐसा कानून लागू हो गया। अभी एक इंटरव्यू में जो टिकटॉक के एम्प्लॉय है कोई, जो रशिया, चाइना और अलग अलग कंट्रीज में काम कर रहे हैं जहां पर टिकटॉक बैन नहीं हुआ है, उनसे भारत के डेटा के बारे में पूछा गया। आपको मालूम होगा 2020 में टिकटॉक बैन हो गया था, और अभी टिकटॉक नहीं चल रहा है यहाँ पर। लेकिन टिकटॉक के एम्प्लॉयज़ के पास अभी भी भारत के लोगों का डेटा है, क्योंकि आपको मालूम होगा 150 मिलियन तक एक्टिव यूजर्स थे उस जमाने में, 2020 में। तो जो डेटा वहाँ था वो अभी भी उनके सर्वर पे पड़ा होगा, क्योंकि टिकटॉक प्रोफाइल्स डिलीट तो नहीं हुई हैं, आपने हटाई भी नहीं होंगी, बस ऐप ही बैन हो गई, आपका अकाउंट वहीं पर होगा।
तो वो जो डेटा है वो आज भी टिकटॉक के एम्प्लॉयज के पास है और वो चाहें तो उसे चुटकियों में एक्सेस कर सकते हैं। 150 मिलियन इंडियंस का डेटा एक बहुत बड़ी चीज है। तो मुझे कहते हुए तो बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन दोस्त अभी बहुत देर हो चुकी है। ऑलरेडी चाइनीज सर्वर्स में और चाइना के लोगों के पास हमारा बहुत सारा डेटा है और ये बहुत ही सोचने वाली बात है। अभी एक ईमेल लीक हुआ है मार्क जकरबर्ग का, जिसमें 2010 में वो किसी एक एम्प्लॉय को रिजाइन करने के लिए बोल रहे हैं। दरअसल वाकया ये हुआ था कि 2010 में किसी फेसबुक के एम्प्लॉय ने, उस जमाने फेसबुक ही था, फेसबुक के एम्प्लॉय ने कोई इंटरव्यू दिया था किसी टेक क्रंच या किसी मीडिया को कि भाई फेसबुक ना एक फोन लॉन्च करने वाला है, जो कि एक फेक न्यूज थी। फेसबुक दरअसल कोई भी फोन लॉन्च नहीं करने वाला था। उस दौरान फेसबुक के पास इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे कोई भी कंपनी नहीं थी। वो एक स्टैंड अलोन एक वेबसाइट थी फेसबुक, और कोई भी फोन नहीं बना रही थी। इस खबर से काफी नुकसान होता कंपनी को, क्योंकि कंपनी उस जमाने में कोई फोन बना नहीं रही थी। तो मार्क जकरबर्ग ने एक कॉन्फिडेंशियल ईमेल सारे स्टाफ को भेजा था और बोला था ये कौन एम्प्लॉय है, किसने ये बोला है कि हम फोन बना रहे हैं, हमारी रेपुटेशन खराब हो रही है, ये तो धोखाधड़ी है, तुम अपने आप रिजाइन कर दो, लेकिन अगर नहीं किया तो हम तुम्हें ढूंढ तो लेंगे, तुम कौन हो। उस एम्प्लॉय को ढूंढने की बात हो रही थी। तो ये जो ईमेल है वो लीक हुआ ट्विटर पे, जिसको पढ़कर काफ़ी अलग लगा लोगों की कि भाई इस तरह से मतलब बोला जाता है कि भाई निकल लो तुम। अगली खबर निकल कर आ रही है वीवो, ओप्पो और शाओमी की तरफ से। ये अलग अलग ब्रांड हैं, हालांकि ये सब एक सेम पेरेंट कंपनी के हैं, आई थिंक, पता नहीं, बट हैं तो चाइनीज ही सारे। इन लोगों ने एक पैक्ट साइन किया है चाइना में, जिसमें कि ये आपस में डेटा शेयर आसानी से कर पाएंगे। यानी कि अगर आपके पास ओप्पो, वीवो या शाओमी का डिवाइस है तो आप इन तीनों ब्रांड के डिवाइसेस में आपस में डेटा बहुत इजीली शेयर कर सकते हैं। एक ऐसी स्पेशल फंक्शनैलिटी मिलेगी जो आप आराम से एक बटन दबाओ सारा डेटा उसमें ट्रांसफर, बटन दबाओ सारा डेटा इसमें ट्रांसफर, प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ उन्होंने इसलिए बनाई है कि एप्पल के डिवाइसेस में डेटा ट्रांसफर करना विंडोज़ के कंप्यूटर में या दूसरे फ़ोनों में कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, कर नहीं पाते। बड़े बड़े टेक सेवी लोग भी आईफोन से डेटा नहीं निकाल पाते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने भी ये प्रॉब्लम बहुत पहले फेस की थी, डेटा अच्छे से निकल नहीं पाता। विंडोज़ के साथ तो बिल्कुल भी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है। आईफोन की अगर आपके पास मैकबुक वगैरह है सो दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट है नहीं। इस चीज़ को टैकल करते हुए इन तीनों कंपनियों ने किया ताकि वो एप्पल की बढ़ती मार्केट को थोड़ा सा कैप्चर कर सकें। आपको मालूम होगा कि ये चाइनीज स्मार्टफोन्स भी बहुत मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, बट फिर भी एप्पल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बिक रहा है। तो उनकी प्रॉब्लम को देखकर वो मौके पे चौका मारना चाहते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो अगर ये तो अभी मेनलैंड चाइना में हो गया है, भारत में भी ये फंक्शनैलिटी बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है कि इन तीनों डिवाइसेस में आपस में डेटा का आदान प्रदान बहुत आसान हो जाएगा। आज का टेक टर्म है पिंग, PING। इसका मतलब लेटेंसी भी होता है, एक करेक्ट फॉर्म में कहें तो लेटेंसी। जो स्मॉल डेटा आप सर्वर पर भेज रहे हैं और वापस सर्वर से आ रहा है, उसकी स्पीड मिली सेकेंड्स में मेजर की जाती है। जैसे अगर मैंने कोई 1 KB डेटा सर्वर पे भेजा और सर्वर से मेरा 1 KB डेटा आया, इस आदान प्रदान में कितना वक्त लगा, कितने मिली सेकेंड्स लगे, उसे पिंग कहते हैं, यानी लेटेंसी भी कहते हैं। ये दर्शाता है कि आपका कनेक्शन कितना फास्ट है, कितना रिस्पॉन्सिव है, और किसी भी पर्टिकुलर सर्वर से आप कितना फास्ट कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। साधारण भाषा में कहें तो इसे इंटरनेट की स्पीड और एक्टिवनेस आप कह सकते हैं। हालांकि स्पीड एक अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग चीज हो सकती है कि कितना डेटा डाउनलोड हो रहा है, कैसे, वो थोड़ा और ब्रॉड हो जाता है। लेकिन एक बेसिक चीज जो इंटरनेट को देखने के लिए, परखने के लिए होती है, वो यही होती है। हालांकि जिटर और भी बहुत सारी चीज होती है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पिंग क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।